नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है बुर्के। क्या एक बुर्का सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा है या उसके पीछे छिपी होती है किसी इंसान की पहचान, उसकी मजबूरियां और समाज के बनाए हुए कई सवाल। सादत हसन मंटो की कहानियां अक्सर उन सच्चाइयों का सामना कराती है जिनसे समाज आंखें चुराना चाहता है। बुर्का भी ऐसी ही कहानी है, जहां पर्दे के पीछे सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि इंसानी सोच, सामाजिक दिखावे और रिश्तों की उलझी हुई परतें दिखाई देती हैं। मंटो किसी फैसले को थोपते नहीं, वो बस आईना सामने रख देते हैं और पूछते हैं, जो हम देख रहे हैं क्या सचमुच वही पूरी सच्चाई है? तो आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो की कहानी बुर्का। एक ऐसी कहानी जो शायद खत्म होने के बाद भी आपके भीतर कई सवाल छोड़ जाए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मंटो की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। ज़हीर जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अशद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुश वापस आया कि थर्ड ईयर में ये उसका पहला दिन था। जो ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्कापोश लड़की देखी जो टांगे में से उतर रही थी। उसने टांगे में से उतरती हुई हजारों लड़कियां देखी थीं, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थी सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने टांगे वाले को किराया अदा किया और ज़हीर के साथ वाले मकान में चली गई। ज़हीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में ज़हीर आवारा मनिश नौजवान नहीं था, उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और आमोख्ता दोहराने में मसरूफ हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां थी उसकी हमजमात, मगर ज़हीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को टांगे पर से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताज़ा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज के तमाम नए अशार के मानी उसके जहन से फिसल गए और वो उन हाथों के मुताल्लिक सोचने लगा जिनमें किताबें थी। पतली पतली सफ़ेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने टांगे वाले को किराया अदा किया वो भी वैसा ही खूबसूरत था। ज़हीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतनी मोटी थी कि उसे कुछ दिखाई न दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती उसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और ज़हीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी माँ से ये किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? उसकी माँ के लिए यह सवाल बहुत ताज्जुबखेज था। क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है। उसकी माँ ने कहा, मुहाजिर है, हमारी तरह। ज़हीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं? माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है। माँ थी, वो उम्र के हाथों माजूर थी। अब 3 बहनें और 1 भाई है। भाई सबसे बड़ा है। वही बाप समझो, वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कांधों पर है। ज़हीर को 3 बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसके इकलौते भाई के कांधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो उन 3 बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे तक जरूर सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद ना आई। वो उस लड़की के मुताल्लिक सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए, मगर उनकी मुठभेड़ ना हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मर्तबा कोठे पर घंटों धूप में खड़े रहकर उसकी आमद का इंतजार किया, मगर वो ना आई। ज़हीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि ये बेकारी ही सबसे बड़ी चीज है। इश्क में सबसे पहले आशिक को इस चीज से वास्ता पड़ता है जो घबराया
वो गया। चुनांचे ज़हीर ने अपने दिल में अहद कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक तांगा देखा जिसमें एक बुर्कापोश लड़की बैठी थी। उसका कयास बिल्कुल दुरुस्त निकला, क्योंकि ये वही लड़की थी। तांगा रुका। ज़हीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के एक हाथ में किताबें थीं, दूसरे हाथ से उसने तांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर तांगे वाला पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी। पलटकर उसने तांगे वाले को अपने बुर्के की नकाब में से देखा। खूब, क्या बात है? तांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूं। तांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे। मगर ये सुनकर ज़हीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा न ताओ, एक मुक्का टांगे वाले की थोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिनी कनपटी पर इस जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद ज़हीर उस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निपट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर ज़हीर को पूरे 20 मिनट इस टांगे वाले से निपटने में लगे। वो बड़ा ही लीचर किस्म का टांगे वाला था। ज़हीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने टांगे वाले को खूब पीटा था और उसने ये भी देखा था कि वो बुर्कापोश लड़की अपने घर से चिक लगी खिड़की के पीछे से उसको देख रही है। ये देखकर ज़हीर ने 2 घूंसे और उस कोचवान की थोड़ी के नीचे जमा दिए थे। इसके बाद ज़हीर सर से पैर तक उस बुर्कापोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से मजीद इस्तिफसार किया तो उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, माँ जिंदा है, मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर इन सब का गुजारा हो रहा है। ज़हीर को अब अपनी माशूखा का नाम मालूम हो चुका था। चुनांचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे, मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज उसने एक तवील खत लिखा और तहैया कर लिया कि वो उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि ज़हीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को टांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और ज़ुर्रत से काम लेकर उसने कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज़ टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज़ ले लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया, शुक्रिया, ये कहकर वो चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो अभी इस हश्र के मुताल्लिक सोच ही रहा था कि एक और तांगा उसकी साइकिल के पास रुका। उसमें से एक बुर्कापोश लड़की उतरी। उसने तांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा ज़हीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। ज़हीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है कि ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर ज़हीर ने यह समझा था कि आधा मैदान मार लिया है, पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पूजा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला, जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुताल्लिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती, मुझे अपनी लौंडी समझिए। ये रुक्का पढ़कर ज़हीर की बाछें खिल गईं। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड न किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और उस रुक्के को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए, मगर यास्मीन की मुठभेड़ न हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द उस तक पहुंचा दे।
तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को टांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत ज़दा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इतनी रौनक से क्यों पेश आई है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाजे दिलरुबा है। दिन गुजरते गए, मगर जहीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन इसके साथ ही उसे उस रुक्के के अल्फाज याद आते जिसमें यह लिखा था, मुझे अपनी लौंडी समझिए। जहीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब व मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था, मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि दुरुस्त है। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा रुका था जिसमें ये चंद सतरें मरकूम थी। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी? खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं। आपकी कनीज आपको कभी भूल नहीं सकती। जहीर चकरा गया। उसने ये रुका बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन टांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटाकर वो उसकी तरफ भागा। टांगा चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुका मिला है। खुदा के लिए तुम अपने को कनीज और लौंडी ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुरके की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने जहीर से कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। टांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। जहीर रुका हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि ये मामला क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है। वो सरे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करते। खत व किताबत के जरिए ही से तरीका है सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनांचे उसने दूसरे रोज एक तवील खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, टांगे में यास्मीन को देखा। वो उतर कर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी। खत उसके हाथ में दे दिया। उसने कोई एहतजाज नहीं किया। एक नज़र उसने अपने बुरके की नकाब में से जहीर की तरफ देखा और चली गई। जहीर ने महसूस किया था कि वो अपनी नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। चुनांचे दूसरे रोज सुबह जब वो साइकिल निकालकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो टांगे वाले का इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़ी थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में कोई आमद और रफत ना थी। जहीर ने मौका गनीमत जाना, जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रोमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो। खत्तों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करे तो गालियां देती हो। जहीर ने बमुश्किल ये अल्फाज ख़त्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतार कर उसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दी। जहीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट के बायस सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि टांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। जहीर ने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में एक और बुर्कापोश लड़की नमूदार हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने जहीर की तरफ देखा
और उसको हाथ से इशारा किया, मगर ज़हीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि ज़हीर ने उसका इशारा नहीं समझा, तो वो उससे करीब होके गुजरी और एक रुक्का गिराकर चली गई। ज़हीर ने कागज़ का वो पुर्जा उठाया। उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो। पहला शो 3 बजे। परवीन। यदि आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हिंदी साहित्य तथा भारतीय इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक ऑडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।